वेलकम टू द इंजीनियर्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या सिलेबस क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फर्स्ट चैप्टर विल बी द नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम वी विल सी फ्रॉम, देखिए, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑल्सो वंस एंड टूज, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, कोड्स क्या होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा बूलियन एल्जेब्रा एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स। ठीक है, क्या क्या बूलियन लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, या फिर डिफरेंट बूलियन, किसी भी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, चाहे वो के मैप हो, चाहे वो टेबुलेशन मेथड हो, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लॉजिक गेट्स। अब देखिए, लॉजिक गेट्स में क्या होगा, लॉजिक गेट्स की बात करेंगे हम बेसिकली एंड और नॉट, नैंड नॉर, एक्सोर एक्सनॉर। अब यूनिवर्सल गेट डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर एक्सनॉर गेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वी हैव अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास कौन कौन से सर्किट होते हैं, एडर होते हैं, सबट्रैक्टर होते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एनकोडर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, पैरेलल एडर, कोड कन्वर्टर्स। तो अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो हम पढ़ने वाले हैं एडर सर्किट। एडर में भी हमारे पास होते हैं हाफ एडर एंड फुल एडर। सबट्रैक्टर सर्किट, सबट्रैक्टर में भी हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लेक्सर। देखिए, मल्टीप्लेक्सर की क्या एप्लीकेशन है, कैसे किसी बूलियन फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से, या कोई भी लॉजिक गेट भी हम डिजाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से, वो डिस्कस करेंगे। हाइयर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग लोअर मल्टीप्लेक्सर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीमक्स, डिकोडर। अब डिकोडर विद और गेट से हम कैसे किसी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनकोडर, पैरेलल एडर एंड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, एंड द लास्ट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। देखिए, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या है, चाहे वो 1 बिट कंपेयर कर रहा हो, वो कंपेयर करके बता सकता है कि अगर 1 बिट कंपैरेटर है कि कौन सी बिट बड़ी है। ठीक है, इक्वल है, स्मॉलर है, या फिर लार्जर है, तो वो सब काम होता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स में। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, मेमोरी होती है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विद फीडबैक, तो जो बेसिक स्टोरिंग एलिमेंट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, लैच। तो पहला चीज हम डिस्कस करेंगे लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स। अब कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बेसिकली लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था वो कैसे डिजाइन हुआ, उसकी क्या डिसएडवांटेज थी, फिर बाकी सब, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसकी कुछ डिसएडवांटेज थी, तो मॉडिफाई होके क्या बना, वो जेके फ्लिप फ्लॉप, देन डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू शिफ्ट रजिस्टर। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है शिफ्ट रजिस्टर, जो क्या करता है, बाइनरी बिट्स को शिफ्ट करता है एदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। अब 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, जैसे सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ काउंटर्स। तो काउंटर्स की बात करें तो 2 तरह के काउंटर्स होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर
ऑल्सो एसिंक्रोनस काउंटर। उन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट। फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन। अब अगर मेरे पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज की है, उसको मुझे अगर 25 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं यूजिंग काउंटर्स, तो वो बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इनपुट इज एनालॉग, आउटपुट इज डिजिटल। इनपुट इज डिजिटल, आउटपुट इज एनालॉग। डिजिटल मतलब 0 1 की फॉर्म में हम इनपुट करेंगे, एनालॉग मतलब आउटपुट मिलेगा मुझे 12 वोल्ट, कुछ नंबर मिलेगा 1.5 वोल्ट, लाइक दैट, ठीक है। अब ये कितने डिफरेंट टाइप्स के एडीसी होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के डीएसी होते हैं। यहाँ पे एक टर्म आएगी रिजोल्यूशन, जिसे स्टेप साइज भी कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड मेमोरीज। तो मेमोरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए पहले तो मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन से लेके डिफरेंस बिटवीन रैम रोम, लाइक अगर क्लासिफाई हम कैसे करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, और किसी बूलियन एक्सप्रेशन को हम रोम से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा इसमें एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, वो डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिलीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिक फैमिलीज में हम पढ़ेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट एज अ स्विच। तो उससे हम कैसे कोई गेट डिजाइन कर सकते हैं, या कोई इक्वेशन गिवन है तो क्या बूलियन फंक्शन उसका क्या इंप्लीमेंट कर रहा है वो सर्किट। ऑल्सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉजिक फैमिलीज। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, मेमोरीज एंड लॉजिक फैमिलीज। सो देखिए मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट चैप्टर बूलियन अलजेब्रा से। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो बेसिक जो हमें बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, वो मैं बीच में बता दूंगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज बूलियन अलजेब्रा। तो देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में फर्स्ट टॉपिक विल बी, देखिए कुछ बूलियन लॉज होते हैं, कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे एंड ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ऐसे कुछ लॉज एंड थ्योरम्स होते हैं। उसको भी हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं, किसी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक ऑपरेशंस की बात करें, बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ऑपरेशंस में अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारे पास एंड ऑपरेशन। देखिए एंड ऑपरेशंस में क्या है, तीन तरह के ऑपरेशंस पढ़ने वाले हम, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। देखिए एंड ऑपरेशन में क्या है, कोई वेरिएबल है ए इज एनी वेरिएबल एंड दिस डॉट, एंड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो एंड को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए एंड ए विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। ए
एंड, दिस इज डॉट रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेटर, ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर समझना हो कि ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, तो हम इसको यूज मतलब समझ सकने के लिए हम यूज करते हैं वेन डायग्राम्स। सपोज कोई एक वेन डायग्राम में क्या होता है, एक ये सर्कल है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉजिक विच इज डिनोटेड बाय यू। अगर ये वेरिएबल ए है तो इसमें ना आने वाला वो सारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके बाहर वाला पार्ट क्या होगा, सारा ए कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है, यूनिवर्सल, दिस इज अ कंप्लीट वन, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल लॉजिक है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन। तो ए एंड है, तो मतलब हम क्या देखना चाहते हैं, कॉमन पोर्शन देखना चाहते हैं, कॉमन रीजन, ठीक है। एंड ऑपरेशन मतलब कॉमन रीजन, ए एंड ए, एक वेरिएबल ए है दूसरा ए है, उन दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, यही ए होगा, ये सेंटर वाला ही। ए एंड ए में कॉमन रीजन क्या है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ए ये है, उसका रिमेनिंग पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बाहर वाला सारा पोर्शन। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ए एंड ए क्या होगा, 0। ए एंड वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल लॉजिक। तो देखिए अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको पूरे को 1 से, इसमें और ए में क्या कॉमन है, सिर्फ ये ए वाला पोर्शन कॉमन है। ए एंड 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, नल, ठीक है। इसमें और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दिस रिप्रेजेंट द नल, तो ये क्या होगा, 0। ए कॉम्प्लीमेंट एंड 1 में क्या कॉमन होगा, देखिए ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है 1 और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट एंड 0 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। 0 एंड 1 क्या होगा, 0। 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। सिमिलरली 0 एंड 0 विल बी 0, ठीक है। सेम ऑपरेशन आते हैं और ऑपरेशन। तो और ऑपरेटर जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन से। और ऑपरेटर को, जैसे एंड ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से, ऐसे ही और ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से। जैसे ए और ए दैट विल बी इक्वल टू, दिस रिप्रेजेंट द कॉमन और द टोटल रीजन और द एंड ऑपरेटर में हम क्या देख रहे थे, कॉमन पोर्शन। ए और ए दैट विल बी इक्वल टू ए और ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब हम दोनों का मर्ज करके अगर वेन डायग्राम से देखें, दिस पोर्शन इज ए, इसके बाहर वाला सारा क्या है, ए बार। तो इन दोनों को अगर हम टोटल सम करते हैं तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल लॉजिक, दैट इज इक्वल टू 1। ए एंड 1, देखिए ए ये पोर्शन है, 1 क्या है, इसके बाहर वाला है, तो इन दोनों 1 क्या है, ये तो पूरा ही 1 है, तो ए और 1 में टोटल रीजन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ए प्लस 0, देखिए 0 तो नल है, तो टोटल इन दोनों का सम बोले, मतलब ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम नहीं है, ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और ऑपरेटर क्या हो जाएगा इसका, ए, मतलब ए और 0 दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। 1 और 0 दैट इज इक्वल टू 1 और 0 दैट इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 और 1 दिस इज और ऑपरेटर। तो देखिए अब यहां पे ये 0 नहीं होगा या 2 नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पे प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेशन, ठीक है ना, और ऑपरेटर है, ये प्लस साइन नहीं है, एडिशन नहीं कर रहे इन दो नंबर्स का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेटर, ठीक है ना, और ऑपरेशन है ये। अगर ये 1 है और एक और 1 है, उन दोनों में कॉमन क्या, टोटल सम क्या होगा उसका, मतलब यहां पे सम देखा जाता है ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो उन दोनों का रीजन भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे एक तरह से, ठीक है। सिमिलरली 0 प्लस 0 विल बी दैट इज इक्वल टू 0 और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये ऑपरेशंस है, बुलियन ऑपरेशंस। एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेटर, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑपरेटर को, ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेटर को, ठीक है। ऐसे ही है नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन में क्या है, अगर ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, नोट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर वो ए बार है
ठीक है, उस पर अगर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए डबल बार हो जाएगा। अब देखिए ये जो दो बार होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे, सपोज मुझे ए का दो बार कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए का अगर मैं दो बार कॉम्प्लीमेंट लूं, सपोज ए इज इक्वल टू 1, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या आएगा 0, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी कि किसी भी नंबर का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं, एक बार कॉम्प्लीमेंट किया 0, दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट किया 1, तो वही नंबर आ रहा है। अगर सपोज नंबर 0 उसका कॉम्प्लीमेंट लूं एक बार तो 1, उसका कॉम्प्लीमेंट लूं दोबारा तो कितना आ जाएगा 0। कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 होता है। तो किसी भी वेरिएबल का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, सेम रिजल्ट ही आ जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, ये बार बार कैंसिल हो जाते हैं। तो ए बार इज नथिंग बट इक्वल टू ए, ये ए बार जो दो बार हैं वो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जाते हैं। किसी भी वेरिएबल पे अगर दो बारी बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम वेरिएबल ए ही आएगा। तो ए डबल बार किसके बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है। ठीक है, नॉट ऑपरेशन आ गया। तो ये तीन तरह के ऑपरेशन हैं, ऑपरेटर कैसे यूज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बूलियन लॉज के, बूलियन लॉज। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन समझ आया, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेटर। तो ए एंड ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट 0, ए एंड 1 ए एंड 0 0, ए कॉम्प्लीमेंट एंड 1 ए कॉम्प्लीमेंट एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 and 0 0, 1 and 1 1, 0 and 0 will be 0. Similarly a or a that is equal to a or a complement equal to 1, a or 1 1, a complement or 1 1, a or 0 a complement or 0, a complement 1 or 0 1, 1 or 1 1, 0 और 0 0। तो ये याद रखना कैसे है, बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन ही है एक तरह से। मतलब इसको रिजल्ट अगर ड्राइव करने हो या समझने हो तो हम यूज कर लेते हैं वेन डायग्राम्स की, यानी कि वेन डायग्राम्स की हेल्प भी ले सकते हैं कि ये 0 कैसे आया या ये ए एंड 1 में ए कैसे आया। ठीक है, बट ये रिजल्ट याद रखिएगा, एंड ऑपरेशन क्या होता है, तो डॉट है एंड ऑपरेटर। क्लियर। तो अब देखते हैं बूलियन लॉज। तो देखिए बूलियन लॉज, तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए यहां पर डिजिटल में कॉम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहे हैं, देखिए मैथमेटिक्स में अभी तक पढ़ा होगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a एंड b इक्वल टू b एंड a। लेकिन यहां पे देखिए डिजिटल में क्या मीनिंग है। अब इसी को अगर समझना हो तो देखिए ये क्या है, और ऑपरेटर है, तो और लॉजिक गेट कैसा होता है, ये यहां पे a अप्लाई करूं, यहां पे b, आउटपुट क्या आ रहा है a प्लस b। तो b प्लस a का रिजल्ट किसके बराबर, मीनिंग क्या हुआ। अब देखिए सेम और लॉजिक गेट में, और लॉजिक गेट है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। ठीक है, ये और ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है यहाँ पे। तो ये a और b, तो ये और गेट से पास किया, दिस इज अ लॉजिक और गेट, तो आउटपुट क्या है a प्लस b। अब क्या किसी भी लॉजिक गेट में ये फिक्स होता है कि ये a होगा यहाँ b होगा। मैं यहाँ पे a अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे b अप्लाई कर सकता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा b प्लस a। तो ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये क्या है, सेम है।
यानी कि इनपुट, किसी भी इनपुट पे कोई भी वेरिएबल अप्लाई करो, ठीक है, तुम ए यहां पे अप्लाई करो, बी यहां पे, या बी यहां पे, ए यहां पे, जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होता है, सेम ही होता है। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड, तो ये क्या है, लॉजिक एंड गेट, तो ये लॉजिक एंड, ये क्या है, जैसे ये एंड गेट, ये और गेट है, ये क्या एंड गेट है, तो ए बी आउटपुट क्या आया, ए एंड बी। अगर यहां पे क्या कर दूं, बी, यहां पे क्या करें, ए, तो ये क्या आ जाएगा, बी एंड ए। क्लियर? तो आप देखिए, तो हमने चाहे यहां पे ए अप्लाई किया, यहां बी अप्लाई किया, या यहां बी अप्लाई किया, यहां ए अप्लाई किया, दोनों रिजल्ट ये जो दो सेम है, ए एंड बी और बी एंड ए, ये क्या है, सेम ही रिजल्ट आएंगे। ये एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो 3-4 लॉजिक गेट हो। सपोज 3 गेट है, तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। अब किस इनपुट पे मैं ए अप्लाई करूं, किस इनपुट पे मैं बी अप्लाई करूं, किस पे सी अप्लाई करूं, ऐसा तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। चाहे मैं ए यहां पे अप्लाई करूं, बी यहां पे अप्लाई करूं, सी यहां पे अप्लाई करूं, तो जो रिजल्ट आने वाला है बी, सी और ए, वो क्या होगा, यही रिजल्ट होगा। अगर मैं ए बी सी के बराबर ही होगा, तो ए बी सी आउटपुट क्या आता है, ए एंड बी एंड सी, तो ये वाला रिजल्ट किसका है, इसके इक्वल ही है। तो यहां पे समझने की क्या चीज है, कॉम्यूटेटिव मतलब किसी भी इनपुट पिन पे कोई भी वेरिएबल अप्लाई किया जा सकता है। तो जितने भी लॉजिक गेट्स है सभी में ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, चाहे वो कोई भी लॉजिक गेट हो, नैंड हो, नोर हो, एक्सोर हो या एक्सनोर गेट हो, तो कोई भी लॉजिक गेट हो, किसी भी इनपुट पिन पे कोई भी वेरिएबल अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पे नोट करके लिखना, ऑल लॉजिक गेट्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ऑल लॉजिक गेट्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, किसी भी इनपुट पिन पे कोई भी वेरिएबल अप्लाई किया जा सकता है, आउटपुट जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होता है, सेम ही होता है। चाहे सेम ऑर्डर ए बी सी में अप्लाई करें या कोई भी रैंडमली कोई भी ऑर्डर लेके अप्लाई करें, जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और ये लॉ क्या होता है, सभी लॉजिक गेट्स के लिए ट्रू होता है। तो सभी लॉजिक गेट्स में जो इनपुट पिन्स है उस पर कोई भी वेरिएबल अप्लाई किया जा सकता है, जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। इसीलिए कह रहे हैं सारे जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट लॉ देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। सो सेकंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, देखिए, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एसोसिएट मतलब ए प्लस बी रिजल्ट इज डन विथ सी, और ए प्लस बी प्लस सी, और ए एंड बी एंड सी विच इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, यही देखा होगा एसोसिएटिव लॉ में। बट इसका मीनिंग क्या कह रहा है, देखिए, मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं इन 2 को ऐड करूं, मतलब इन 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करूं, फिर सी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं, या फिर इन 2 का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करूं, फिर उसका रिजल्ट को सी ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो जो रिजल्ट आने वाला है क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो देखिए, इसमें आइए ए एंड बी, तो ए और बी पे और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दिस इज लॉजिक और गेट। तो यहां पे क्या आया, ए प्लस बी, इसको मैंने किससे पास किया, सी से, दिस इनपुट इज सी, तो मेरे पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब इन 3 नंबर्स को ऐड करना था, तो कोई भी दो, चाहे बी सी पहले लो, ए बी पहले लो या ए सी पहले लो, कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखिए, अगर मैं ऐसे ना परफॉर्म करके बी और सी का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करूं, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट को किसके साथ परफॉर्म करूं, ए के साथ, तो दिस इज ए बी सी। तो मैंने पहले क्या करा, लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करा बी और सी पे, फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ए के साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या है, सेम है। यानी कि किन्हीं भी 2 लॉजिक गेट्स को पहले पर ले, उसके रिजल्ट को थर्ड के साथ परफॉर्म करें,
तो जो भी रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो चाहे ए और बी को पहले परफॉर्म किया, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको थर्ड वेरिएबल के साथ परफॉर्म किया, या फिर बी और सी को पहले परफॉर्म किया, उसका जो रिजल्ट आया उसका ऑपरेशन ए के साथ परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आने वाला है आउटपुट रिजल्ट, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या इस देखिए और भी फॉलो कर रहा है, एंड भी सी को फॉलो करता है, तो एंड में भी चाहे इन दो का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, उसका रिजल्ट सी के साथ करो, या फिर बी और सी का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करो, फिर उसका रिजल्ट ए के साथ परफॉर्म करो, तो जो दोनों रिजल्ट आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। लेकिन यहां पे दो लॉजिक गेट होते हैं, दो लॉजिक गेट, कौन कौन से, नैंड और नॉट लॉजिक गेट हैं, जो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। देखिए कैसे, तो नैंड और नॉर ऐसे लॉजिक गेट्स हैं जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। कॉम्यूटेटिव लॉ देखा अभी, कॉम्यूटेटिव लॉ को सभी लॉजिक गेट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में देखिए नैंड में अगर मैं परफॉर्म करना चाहूं, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहां पे ए एंड बी बार, नैंड क्या, एंड फॉलो बाय नॉट, पहले एंड ऑपरेशन होगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यहां पे इनपुट क्या आ रहा है सी, तो इन दोनों का एंड होगा पहले, ए बी कॉम्प्लीमेंट वन वेरिएबल, सी इज अनदर वेरिएबल, फॉलो बाय बार, तो ये क्या होता है, नैंड गेट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्ट आया, क्या ये सेम रिजल्ट है अगर मैं बी और सी को पहले करूं, बी सी ए, ठीक है, इसका रिजल्ट को एंड बाद में परफॉर्म करते हैं, तो इनका रिजल्ट क्या है, इनपुट क्या है बी एंड सी, तो एंड, उसके बाद क्या होगा, नोट ऑपरेशन, इस इन दोनों पे इनपुट बी एंड सी इज द वन इनपुट एंड ए इज द सेकेंड इनपुट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, एंड फॉलो बाय बार। क्लियर, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है क्या, नहीं है, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, यानी कि नैंड और नोर, तो पॉइंट क्या नोट करने का है, बाकी सब लॉजिक गेट क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, किन्हीं दो का पेयर पहले लो, उसका रिजल्ट तीसरे के साथ करो, बट नैंड और नोर में ये प्रॉब्लम आती है, ये रिजल्ट सेम नहीं आते, ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट क्या नोट करना है, नैंड एंड नोर लॉजिक गेट do not follow associative लॉ। एसोसिएटिव लॉ को सिर्फ दो ऐसे गेट है, नैंड और नोर लॉजिक गेट, जो क्या होते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, जबकि कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब समझे थे, कॉम्यूटेटिव लॉ सभी लॉजिक गेट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो नैंड और नोर हो, अगर यहां पे बी अप्लाई करो ए अप्लाई करो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें। अगर मान लो टू इनपुट लॉ नैंड गेट है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने के लिए, तो मैं यहां पे ए अप्लाई करूं यहां बी अप्लाई करूं, या फिर यहां पे ए अप्लाई करूं यहां बी अप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ये दोनों रिजल्ट सेम है, लेकिन यहां पे ये दोनों सेम नहीं है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कौन सा, नैंड एंड नोर लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दो बोलियन लॉज डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो अब देखिए नेक्स्ट लॉ देखने जा रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखिए ए डॉट बी प्लस सी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को, ये वेरिएबल अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसके साथ ऑपरेटर क्या एंड ऑपरेटर है डॉट, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ए एंड बी लिख सकते हैं प्लस ए एंड सी परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी
अब और ऑपरेटर एज इट इज, ये क्या हो गया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो किसके साथ आ जाएगा, सी के साथ, दैट इज इक्वल टू ए एंड सी। नेक्स्ट, अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी हो, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन देखना बहुत आएंगे आगे। ए प्लस बी सी है, इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाया जा सकता है। ए प्लस बी सी है अगर, तो क्या हो सकता है, ए प्लस बी, इसको ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं, ए क्या आ जाएगा, ए बी के साथ भी आएगा और ए सी के साथ भी आएगा, बीच में ऑपरेटर क्या आएगा, एंड ऑपरेटर। तो ए प्लस बी एंड ए प्लस किसके साथ जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सी के साथ भी, तो ए प्लस सी। क्लियर। लाइक अगर ए प्लस ए बार बी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट दे रखी है a प्लस ए बार बी, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए अब यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूं, यहां पे बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट एज इट इज, ए किसके साथ चला गया, ए के ए कॉम्प्लीमेंट और एक बार बी के साथ, तो ए प्लस, ये आ गया रिजल्ट। अब अभी हमने देखा था जब और ऑपरेशन पढ़ रहे थे क्या होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस बी, तो 1 एंड ए प्लस बी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ एंड परफॉर्म करते हैं तो सेम वेरिएबल ही आता है, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये मिनिमाइज में क्या आ रहेगा, a प्लस बी। कैसे फाइंड आउट करा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब एक होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए ये इसका नाम याद हो ना हो, लेकिन इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो जानना जरूरी है। नाम याद हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम याद है, बट ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है नहीं, ये ऑपरेशंस करने आने चाहिए बस। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, a इंटू ए बी है, इसका रिजल्ट क्या होगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो देखिए अगर a प्लस बी को मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a एंड 1 प्लस a एंड b, यही सेम स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे 1 के साथ तो क्या सेम वेरिएबल ही आता है। अब मैं इसमें से क्या हो रहा है, a एंड कॉमन ले सकता हूं, a डॉट, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी। क्लियर, a एंड क्या हो गया, a कॉमन ले लिया दोनों से, तो a एंड ऑपरेटर, अंदर क्या बचेगा, यहां पे 1, यहां पे क्या बचेगा b, 1 और b, और ऑपरेशन आ रहा है, देखो यहां पे 1 और b किसके बराबर होता है, 1 के। क्लियर, तो a एंड 1 किसके बराबर हुआ, a के, यही तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहां पे, तो रिजल्ट क्या आया, a, यानी कि a प्लस b किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो यही क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, एक वेरिएबल एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर। अब देखिए चाहे वो इस फॉर्म में हो, a एंड a प्लस b, इसका रिजल्ट क्या होगा, a एंड a प्लस b है तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये a डॉट इसके साथ जाएगा, a डॉट b के साथ जाएगा, तो a एंड a प्लस a एंड b। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसका, ए, सेम वेरिएबल्स का, सेम वेरिएबल का एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो क्या आएगा, ए ही आएगा, प्लस ए एंड बी। अब चाहे जो जैसे अब यही रिजल्ट आ गया, ए इंटू ए प्लस बी, तो वही ए कॉमन लिया, अंदर क्या रख दिया 1, नेक्स्ट क्या हुआ बी, तो 1 और बी क्या होता है 1 एंड 1 एक कितना होगा ए, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। तो ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ नाम से याद है कि नहीं वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव में फिर भी 1% चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है,
कि कौन सा गेट कॉम्पिटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कॉम्पिटेटिव लॉ को सभी लॉजिक गेट फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को नैंड और नोर ऐसे गेट है जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो दोनों के अब तुम्हें मीनिंग भी पता है और डेफिनेशन क्या समझते हो, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है या कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो कैसे सिंप्लीफाई किया गया एक्सप्रेशन, वो जानना ज्यादा जरूरी है। चाहे वो एब्जॉर्प्शन में हो, एब्जॉर्प्शन मतलब एक वेरिएबल कम हो गया इसीलिए क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नाम आ गया। डिस्ट्रीब्यूट में मतलब कैसे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसीलिए नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। बट ये कैसे कैलकुलेशन हो रही है वो समझना, ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बूलियन थ्योरम्स। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं बूलियन थ्योरम्स। तो बूलियन थ्योरम्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या है, देखिए अगर किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बीच में ऑपरेटर होता है ये चेंज हो जाएगा, एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी मॉर्गन्स क्या है, किसी भी फंक्शन को अगर मुझे सॉल्व सिंप्लीफाई करना है a एंड दिस इज डॉट ए प्लस था तो क्या हो गया, एंड हो गया, मतलब और किस में और कन्वर्ट होता है, एंड में, एंड किस में कन्वर्ट होता है, और में, ये बार क्या आ गया इस पे शिफ्ट हो गया, तो दिस विल बी द रिजल्ट। अगर ये होता है ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट तो किसके इक्वल होता, ये बार इस पे भी आता है, ये बार इस पे भी आता है और बीच वाला साइन क्या होता है, चेंज होता है, एंड और में कन्वर्ट होता है और एंड में, मतलब प्लस माइनस में, प्लस डॉट में कन्वर्ट होगा, डॉट प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर लाइक ये क्या हो जाएगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए बार, बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी बार। अगर ये हो ए बी का होल बार, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है, जनरली एंड ऑपरेटर क्या लिखा नहीं जाता, बट ये बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है। अब ये पूरे पे बार है तो ये इंडिविजुअल पे शिफ्ट होगा, बार इस पे भी आएगा, बार इस पे भी आएगा और बीच का साइन भी चेंज होगा। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस पे एक बार ऑलरेडी था, एक और बार आ गया, एंड था, एंड का क्या हो गया, और हो गया, ये बार इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। अभी बताया था किसी भी वेरिएबल का दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आता है, सेम ही वेरिएबल आता है, ठीक है ना। किसी भी वेरिएबल पे अगर दो बार है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेम वेरिएबल a प्लस बी बार। क्लियर। अगर a प्लस बी बार c इसका बार करना हो तो देखिए a प्लस बी बार c का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट क्या आएगा, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स ने क्या कहा, पहले इंडिविजुअल पे शिफ्ट कर दो और साइन चेंज कर दो, तो और है तो एंड में कन्वर्ट होगा, पहले ये कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा तो ये क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट, ये एंड है तो क्या बन गया, और था तो ये क्या हो गया, एंड हो गया। अब ये वाला बार इस पूरे पे शिफ्ट होगा, पूरे वेरिएबल पे, बी बार सी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अभी देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इस पे बाहर जा सकता है, ये इस पे जाएगा, बीच वाला साइन चेंज होगा, तो ए एंड ये क्या आ जाएगा, बी पे दो बार आ गया प्लस सी बार, ये बार इस पे आया, बार इस पे आया, बीच वाला साइन चेंज हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
ए बार एंड, देखिए बी पे 2 बार बार आ गया, तो 2 बार बार आता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये बार हट जाएगा, क्या वेरिएबल बचता है, सेम बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब कहीं कहीं क्या होते हैं, सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम कुछ नहीं होती, इसको उल्टा चलो, अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, अपोजिट जा सकते हैं डी मॉर्गन से। ये डी मॉर्गन से अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, साइन चेंज होगा। अगर ये ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर इसको इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पूरे पे कॉम्प्लीमेंट डाल दें और क्या हो, साइन चेंज हो जाए, तो इसी को कहते हैं सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। अपोजिट ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम है ये। ठीक है, अगर सपोज क्या हो, अगर ए बार प्लस बी है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं यूजिंग सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। सेकंड डी मॉर्गन्स क्या कहता है, पूरे पे बार आ जाएगा, पूरे पे बार आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ए एंड बी। अब इस पे कॉम्प्लीमेंट आया होगा तो ये हट गया, इस पे क्या रहा होगा, पहले एक कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट तो कैंसिल, तो यही बचेगा। तो ये हमने अपोजिट चले गए डी मॉर्गन्स के, तो ये इसी को कहते हैं सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। नेक्स्ट इज डुअलिटी थ्योरम। तो डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है, किसी का भी मुझे किसी बूलियन फंक्शन का अगर डुअल फाइंड आउट करना है, किसी भी फंक्शन का अगर मुझे डुअल फाइंड आउट करना है, कोई फंक्शन है, मान लो फंक्शन इज गिवन एज ए बी प्लस सी है, फाइंड द डुअल। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का डुअल एक्सप्रेशन। तो देखिए पहला डुअलिटी फाइंड आउट, डुअल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 रिप्लेस एंड बाय और ऑपरेटर, और बाय एंड ऑपरेटर। और को एंड से रिप्लेस करना है, एंड को और से रिप्लेस करना है। ट्रुथ टेबल में अगर बात कर रहे हैं तो 1 0 से रिप्लेस होगा, 0 किससे होगा, 1 से रिप्लेस होगा। तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, वो डुअल होगा गिवन एक्सप्रेशन का। अगर इस वाले फंक्शन में सपोज ये क्वेश्चन है ए बी प्लस सी है, तो जहां जहां भी डॉट है वहां क्या होगा, प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेटर आ जाएगा। मतलब जहां और को एंड से रिप्लेस करना है, एंड को और से रिप्लेस करना है। कीप द वेरिएबल्स एज इट इज, इसमें कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं चेंज करते, इसीलिए इसको कह लो स्टेप 2 कह लो, यस। कीप द वेरिएबल्स एज इट इज, कीप द वेरिएबल्स, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, वो ए बी सी को नहीं चेंज करने वाला, वो सिर्फ ऑपरेटर चेंज करेगा। तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, डुअल होगा इस गिवन एक्सप्रेशन का। तो कीप द वेरिएबल्स एज इट इज। ठीक है, तो देखिए अगर उसका मैं डुअल फाइंड आउट करूं, अब देखिए एक्सप्रेशन था मेरे पास a एंड b प्लस सी, इसका मुझे डुअल फाइंड आउट करना था। तो डुअल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का, बाय चेंजिंग एंड विद और विद एंड, मतलब प्लस को डॉट से रिप्लेस करना, डॉट को प्लस से रिप्लेस करना। तो देखिए ये एंड ऑपरेटर है, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी, ये प्लस है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, c से। तो ये क्या रिजल्ट आ गया, ये क्या आ गया, इसका डुअल आ गया, इस फंक्शन का डुअल आ गया। तो देखिए अगर मैं बात करूं, इसको अगर मुझे इंप्लीमेंट करना था तो क्या चाहिए था, एंड और चाहिए था, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और एंड चाहिए था।
देखिए इस फंक्शन को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना था तो ये क्या हो रहा है, ए एंड बी, तो एंड लॉजिक गेट एंड सी, यही है ए बी एंड सी। तो ये रिजल्ट आता है, यहां पे क्या आता है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, तो ए एंड बी प्लस सी। अगर इसका डुअल फाइंड आउट किया तो डुअल में क्या करा, उसने ए प्लस बी करा और क्या आ गया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ सी से, तो ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए प्लस बी यहां पे आया, इसको एंड से पास किया तो ए प्लस बी एंड सी, ये रिजल्ट आ गया। यानी कि ये इसका डुअल क्या हुआ, ये क्या था, एंड और लॉजिक, ये क्या है, और एंड लॉजिक। तो इसीलिए कई जगह स्टेटमेंट होती है डुअल ऑफ एंड और लॉजिक इज और एंड लॉजिक। देखिए और भी फंक्शन देखते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है ए बार बी प्लस ए बी बार, फाइंड डुअल, फाइंड इट्स डुअल। तो डुअल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए डुअल फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एंड और से रिप्लेस करना है, और एंड से बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या रहा होगा, एंड ऑपरेटर, यहां पे क्या रहा होगा, एंड। ठीक है, अब इसका डुअल फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, प्लस, ये यहां पे डॉट है तो क्या आ जाएगा प्लस, यहां प्लस है तो क्या आ जाएगा डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा, एंड, एंड है तो क्या आ जाएगा, और ऑपरेटर आ जाएगा, ये आ गया रिजल्ट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको कह रहा हूं ये इस फंक्शन का क्या आ गया, डुअल। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं थोड़ा, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ए बार एंड ए प्लस डॉट, बीच में क्या है प्लस, ए बार बी बार, इसको कैसे कर रहे हैं, बी एंड ए, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे नॉर्मल क्या हुआ, ए एक बार सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार बी सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में देखो ये क्या एंड ऑपरेशन है, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए का रिजल्ट क्या होगा, 0 प्लस ए बार बी बार। अब मैं चाहे बी एंड ए लिखूं या ए एंड बी लिखूं, कोई डिफरेंस नहीं आता, कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ए एंड बी हो या बी एंड ए हो, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम ही है। बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंड ऑपरेशन, बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या आएगा 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। तो ये क्या आ गया, फंक्शन एफ का डुअल आ गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगर यहां पे पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला फंक्शन किसका एक्सप्रेशन होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सॉर गेट, ये एक्सॉर लॉजिक है। यहां ये वाला क्या होता है, एक्सनॉर लॉजिक, यानी कि ये देखिए ये क्या है, ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्सॉर गेट का। अगर ये एक्सप्रेशन किस लॉजिक गेट का होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होता है एक्सनॉर लॉजिक का। तो हम कैसे कह सकते हैं, हमने एक्सॉर का डुअल फाइंड आउट करा तो क्या आ गया, एक्सनॉर लॉजिक आ गया। मींस डुअल ऑफ एक्सॉर लॉजिक इज एक्सनॉर लॉजिक। तो डुअल ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उस जो इक्वेशन आई है उसको बस सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या आ गया, एक्सनॉर लॉजिक आ गया। देखिए अभी आगे लॉजिक गेट्स में आएंगी ये चीजें, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनका एक्सप्रेशन। यहां पे एक चीज देखना, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सॉर लॉजिक गेट का आउटपुट होता है, यानी कि ये क्या एक्सॉर लॉजिक है। ए बार बी बार प्लस ए बी किसका लॉजिक होता है, एक्सनॉर लॉजिक, मतलब एक्सनॉर गेट का आउटपुट होता है ये। तो इसका डुअल क्या होता है, एक्सॉर होता है। अगर हम इसका डुअल फाइंड आउट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, यानी कि डुअल ऑफ एक्सनॉर क्या होता है, एक्सॉर, डुअल ऑफ एक्सॉर क्या होता है, एक्सनॉर लॉजिक। क्लियर। एक टर्म आती है सेल्फ डुअल। सेल्फ डुअल क्या होता है,
अगर मैं बात करूं सेल्फ डुअल, तो देखिए अगर f इज इक्वल टू एफ डी आ जाए, ये f था ये एफ डी था, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? नहीं है। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, तो ये क्या है? सेल्फ डुअल नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है। अगर f इक्वल टू एफ डुअल आ जाए, उसके डुअल के बराबर आ जाए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम? सेल्फ डुअल। ठीक है, सेल्फ डुअल का मीनिंग क्या है? अगर किसी फंक्शन का डुअल फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाए? अगर सेम आ जाए रिजल्ट, ऐसे इसका डुअल फाइंड आउट किया, सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आया, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, तो ये सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन नहीं है। सेल्फ डुअल कब होगा? जब वो उसके डुअल के इक्वल आ जाए। जब फंक्शन और उसका डुअल फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाए? सेम ही रिजल्ट आ जाए। अब देखिए दूसरा डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर मैं किसी बूलियन आइडेंटिटी को डुअल फाइंड आउट करता हूं तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। मतलब कोई एक रिजल्ट है, कोई रिजल्ट है, ठीक है, बूलियन आइडेंटिटी जिसे कह रहे हैं, जैसे कोई रिजल्ट है सपोज बूलियन फंक्शन में, मींस एलएचएस भी है उसके पास, आरएचएस भी है। मतलब मान लो ये कोई बूलियन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, कोई बीच में इक्वल टू है, ये कोई बूलियन आइडेंटिटी है, मतलब ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर इसका डुअल भी फाइंड आउट करेंगे, इसका अगर हम डुअल फाइंड आउट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। समझ रहे हो? अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, दिस इज अ बूलियन आइडेंटिटी, या ये एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है, ये रिजल्ट क्या है मेरा? ट्रू है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। तो अगर मैं इसका डुअल भी फाइंड आउट करूंगा तो भी एलएचएस किसके बराबर होगा? आरएचएस। तो इसका डुअल लिखो क्या होगा? ये एंड है तो किस में कन्वर्ट होगा? और में। क्लियर? ये क्या है? देखिए ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट होगा? एंड में। ये एंड है तो किस में कन्वर्ट होगा? और में। ये और है तो एंड में, ये एंड है तो और में कन्वर्ट होगा। दैट इज इक्वल टू, ये एंड है, ये और है, ये एंड में, ये एंड है, ये और। तो ये जो आइडेंटिटी आई ये भी क्या होगी? ट्रू होगी। अगर ये प्रीवियस आइडेंटिटी ट्रू है तो ये रिजल्ट भी क्या होगा? ट्रू होगा। अगर ये रिजल्ट ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, तो ये बूलियन आइडेंटिटी कह रहे हैं, ठीक है, ये रिजल्ट बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है, तो उसका डुअल फाइंड आउट करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? वो भी ट्रू ही होगा। तो ये इसका डुअल फाइंड आउट करेंगे तो वो भी रिजल्ट क्या है? ट्रू है। तो दिस इज अबाउट डुअलिटी थ्योरम। ठीक है, तो सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ठीक है, एक्सोर का डुअल एक्सनोर क्यों होता है? नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम क्या कह रही है? देखिए हमें किसी बूलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है? या तो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बड़े एक्सप्रेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम क्या है? 2 स्टेप में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप 1, फाइंड डुअल, फाइंड इट्स डुअल। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस सी बार डी, ठीक है ना, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है,
मतलब एफ बार कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मेरे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम है, बट डी मॉर्गन्स थ्योरम पूरे पे आएगी फिर इंडिविजुअल पे शिफ्ट होगी, तो क्या होगा, लेंथी मेथड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम क्या करिए कि इसको रिजल्ट हम दो स्टेप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम इसका डुअल फाइंड आउट करेंगे, दूसरे में हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, इसका डुअल क्या होगा, यहां पे एंड है तो ये और में, ये और है तो एंड में, ये एज इट इज बी, ये और है एंड में, यहां पे क्या हुआ एंड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। ये क्या आ गया मेरे पास, डुअल आ गया स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करा, फाइंड इट्स डुअल। डुअल में क्या होता है, एंड और से कन्वर्ट होता है, और एंड से कन्वर्ट होता है, उस फंक्शन का क्या आ गया, डुअल आ गया। स्टेप टू क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करते जाओ। ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। बी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी को इसका कॉम्प्लीमेंट, हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट। ये यहां पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सी, डबल बार कैंसिल होता है तो सी प्लस ये क्या आ जाएगा, डी बार। पहले स्टेप में ये क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ गया ये दो स्टेप्स में। स्टेप वन में क्या करा हमने, इसका डुअल फाइंड आउट किया। डुअल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड को और से, जहां जहां भी और था वहां एंड में, जहां एंड था वहां से, जहां डॉट था वहां को और से। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए, इसका कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका बी कॉम्प्लीमेंट, इसका सी, इसका डी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया है। चाहे इसको डी मॉर्गन से करो, चाहे डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम से करो, लेकिन जब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम बहुत फास्ट रिजल्ट देगी। चाहे वो एसओपी एक्सप्रेशन हो चाहे पीओएस हो, तो ए बार बी प्लस सी डी बार, इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम से करते हैं तो क्या होगा, पहले इसका डुअल फाइंड आउट करेंगे, फिर हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या है, बीच में एंड ऑपरेटर, इसमें क्या है, एंड ऑपरेटर। इसका डुअल फाइंड आउट करो स्टेप वन। स्टेप वन क्या कहता है, फाइंड इट्स डुअल, सेकंड कॉम्प्लीमेंट इच वेरिएबल। तो देखिए स्टेप वन कर रहे हैं, इसका डुअल फाइंड आउट कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये क्या है, और है तो एंड से रिप्लेस हो जाएगा, सी एज इट इज, ये एंड है तो और से रिप्लेस हो जाएगा, डी बार एज इट इज। ये आ गया इसका डुअल। स्टेप वन में क्या करा, इसका डुअल फाइंड आउट किया। स्टेप टू में क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी बार, इसको करेंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट, इसको करेंगे तो ये डी बार है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए का दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बार बार क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, सेम वेरिएबल ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब डी के ऊपर क्या है, दो बार ही बार है, तो ये बार क्या होगा, कैंसिल, किसी भी वेरिएबल का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम रिजल्ट डी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन एफ कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम हेल्प करती है जहां पे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत फास्टर एज कंपेयर टू सेम। अगर हम डी मॉर्गन से भी सॉल्व करें तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, बट इट विल बी एट मोर टाइम कंज्यूमिंग ओनली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लिखिए रिडंडेंट थ्योरम। नेक्स्ट इज रिडंडेंट थ्योरम।
देखिए रिडंडेंट थ्योरम क्या कहती है, पहली चीज इट इज यूज टू एलिमिनेट मतलब रिमूव करने, क्या, रिडंडेंट टर्म। अब ये रिडंडेंट टर्म क्या होती है, किसी भी लॉजिक गेट में ऐसी टर्म या ऐसा कोई, अगर लॉजिक गेट की बात, सर्किट की बात कर रहे हैं, मान लो उस सर्किट में लगे वाले हैं 10 लॉजिक गेट लगे हुए हैं, अगर वो जो काम कर रहे हैं वही काम क्या हो रहा है उस 6, अगर उस मान लो 10 लॉजिक गेट कोई सर्किट बना हुआ है, ठीक है, जो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये कोई लॉजिक गेट है, ठीक है, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें से अगर मैं ये लॉजिक गेट हटा भी दूं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सेम ही आ रहा है। पहले ये लॉजिक गेट यहां पे ही लगा हुआ था, लेकिन अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी आउटपुट पे कोई चेंज आया ही नहीं, अभी भी ये क्या है, सेम फंक्शन ही कर रहा है। तो ये वाला गेट क्या हुआ मेरे लिए, रिडंडेंट हुआ। यानी कि रिडंडेंट वो चीज है जिसका होना या ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं रिडंडेंट टर्म, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए बार सी के बराबर होता है। इस फंक्शन में देखना क्या कहती है रिडंडेंट थ्योरम, कोई वेरिएबल किसी के साथ एसोसिएट है, उसका कॉम्प्लीमेंट किसी और वेरिएबल के साथ है, तो जो नेक्स्ट टर्म बनेगी बाय फॉर्म बाय रिमेनिंग वेरिएबल्स, तो वो क्या कहलाएगी, टर्म रिडंडेंट, ठीक है, रिडंडेंट टर्म होगी वो, ठीक है। तो रिडंडेंट टर्म को हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। मिनिमाइज एक्सप्रेशन मतलब पहले काम, अभी इसमें मान लो 4 लॉजिक गेट लगे हैं, वही काम 3 लॉजिक गेट से हो रहा है, तो मैं एक एक्स्ट्रा लॉजिक गेट क्यों यूज करूंगा, वो गेट क्या है मेरे लिए, रिडंडेंट है, ठीक है। तो रिडंडेंट टर्म वो टर्म होती है, रिडंडेंट सर्किट या इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट विद और विदाउट विच देयर इज नो इफेक्ट ऑन सर्किट रिजल्ट। उसके या होने या ना होने से सर्किट के रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी चीज को क्यों यूज करना, सर्किट से उसको रिमूव करूंगा ना, ताकि मेरा सर्किट क्या हो, मिनिमाइज फॉर्म में बने, ठीक है। पहले एक कॉस्ट की, अगर वो ये रिडंडेंट गेट है, मुझे पता है कि ये रिडंडेंट है, तो मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट ही कर ले रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है, कॉस्ट को बढ़ा रहा है। तो ऐसी टर्म को मैं, रिडंडेंट टर्म को कभी सर्किट में यूज नहीं करूंगा। एक चीज आती है हजार्ड्स को रिमूव, मतलब प्रैक्टिकली, आइडियली हमेशा क्या होता है, रिडंडेंट टर्म को नहीं लिखा जाता। बेस्ट वे आइडेंटिफाई करने का होता है के मैप। के मैप से अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रिडंडेंट टर्म आने वाली है। तो जब के मैप आगे डिस्कस करेंगे वहां पे आएंगे रिडंडेंट टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, तब बात करेंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि हम क्या मानते हैं, कोई भी लॉजिक गेट का कोई प्रोपेगेशन डिले नहीं है, मतलब आइडियल गेट्स हैं, जब इनपुट लाएंगे सेम टाइम पे आउटपुट मिलेगा, देयर इज नो डिले। ऐसा नहीं है कि नैनो सेकंड या कोई भी डिले नहीं है, आइडियली एज्यूम करके चल रहे हैं। नहीं तो अगर डिले होता है तो ड्यू टू डिफरेंट प्रोपेगेशन डिले क्या आता है, सर्किट के आउटपुट में हजार्ड्स जनरेट होते हैं, स्टैटिक 0, स्टैटिक 1 हजार्ड्स। उन हजार्ड्स को रिमूव करने के लिए हम इंटेंशनली, मतलब हम क्या ऐड करते हैं, रिडंडेंट टर्म ऐड करते हैं, बट बहुत ही प्रैक्टिकल सर्किट्स में ऐसा होता है। जो हम यूज कर रहे हैं अब तक, हम सारा क्या क्या मानते हैं, आइडल ही मानते हैं, ठीक है। हम किसी लॉजिक गेट का डिले नहीं बताते या डिले नहीं डिस्कस कर रहे, मतलब हमारे में हजार्ड्स हम एलिमिनेट ही कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सारे गेट्स क्या है, हमारे क्या होता है, आइडियली माने जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप सर्किट देखेंगे तो प्रैक्टिकल सर्किट्स में क्या होता है, डिले होता है, हर एक गेट का अलग अलग डिले होता है, जिसकी वजह से आउटपुट में क्या होता है, हजार्ड्स जनरेट होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम कई बार इंटेंशनली ऐड करते हैं रिडंडेंट टर्म को, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिकल केस या आइडियली हम रिडंडेंट टर्म को कभी लिखते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका होना या ना होने से सर्किट के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम क्यों लिखेंगे आइडियल केस में, ठीक है। तो रिडंडेंट टर्म मिनिमाइज एक्सप्रेशन में नहीं लिखी जाती। तो रिडंडेंट थ्योरम क्या कहती है, कोई वेरिएबल किसी के साथ एसोसिएट है, उसका कॉम्प्लीमेंट किसी और वेरिएबल के साथ एसोसिएट है,
तो जो नेक्स्ट टर्म बनेगी बाय द लेफ्ट ओवर वेरिएबल्स, वो टर्म क्या होगी? रिडंडेंट टर्म होगी। चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे वो इसके डुअल फॉर्म में हो। इसके डुअल फॉर्म में कैसे हो जाएगी रिडंडेंट थ्योरम? a प्लस बी, देखिए यहाँ पे क्या है? एंड है, तो ये क्या हो गया? और। यहाँ पे और है तो ये क्या हो जाएगा? एंड। यहाँ पे एंड है तो क्या हो जाएगा? और। यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और। अगेन और। यहाँ पे एंड है तो क्या हो जाएगा? और। दिस रिजल्ट विल बी सेम एज a प्लस बी, प्लस है तो एंड, एंड है तो प्लस। ठीक है, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, दोनों रिजल्ट क्या है? ये सेम ही है। तो वेरिएबल एसोसिएट विद सम वेरिएबल, उसका कॉम्प्लीमेंट किसी और वेरिएबल के साथ, तो जो नेक्स्ट टर्म बची है वो क्या होगी? रिडंडेंट। तो इस टर्म में ये क्या वाली, ये टर्म क्या बन रही है मेरी? रिडंडेंट। ठीक है, तो ये तो रिडंडेंट थ्योरम है कि देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी रिडंडेंट टर्म है। बट बेस्ट मेथड होता है के मैप से। तो के मैप से बात करेंगे रिडंडेंट टर्म कौन सी होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हुई थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब देखो कुछ फंक्शंस लिखते हैं जो अब तक सीखा है हमने बूलियन लॉज एंड थ्योरम पे, उससे कैसे मिनिमाइज करते हैं किसी बूलियन फंक्शन को। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अब हमारा पर्पस क्या है? देखिए एक मेथड होता है बूलियन लॉज और थ्योरम से भी हम किसी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वही अब हम मिनिमाइजेशन देखेंगे विद हेल्प ऑफ बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स एंड ऑपरेशंस। फाइंड द मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। तो सेकंड इज ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी। थर्ड ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बार एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा? यूजिंग बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स एंड ऑपरेशंस। तो देखिए जो अब तक सीखा है वो उससे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो रहा है? ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स बार जेड बार प्लस एक्स जेड बार प्लस वाई जेड। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आने वाला है? अगर हम कॉमन देखें तो z कॉम्प्लीमेंट क्या है दोनों में? ये इन दोनों में क्या है कॉमन? ये तो x कॉम्प्लीमेंट है, ये x है, तो ये तो कॉमन आएगा नहीं। z कॉम्प्लीमेंट है, z कॉम्प्लीमेंट है, तो z बार क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? x बार। यहाँ पे क्या बचा? x बार। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस यहाँ पे क्या बचा? yz। अब और ऑपरेशन देखना, x कॉम्प्लीमेंट और x क्या बचेगा? बनेगा ये वेरिएबल विद इट्स और ऑपरेशन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है? 1। तो z कॉम्प्लीमेंट और 1 प्लस yz, तो ये क्या बनेगा? z कॉम्प्लीमेंट प्लस yz। यहाँ पे एंड ऑपरेशन हुआ, देखो z कॉम्प्लीमेंट एंड मतलब एंड ऑपरेशन विद 1, तो क्या बचेगा? z कॉम्प्लीमेंट। अब ये बचा z कॉम्प्लीमेंट प्लस yz। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसको x बार z को प्लस करेंगे y के साथ। ये बीच में क्या है? एंड ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन इसको किसके साथ करेंगे? z कॉम्प्लीमेंट प्लस z। अब z कॉम्प्लीमेंट और z किसके बराबर आएगा? z 1 के बराबर। कॉम्प्लीमेंट और ऑपरेशन विद इट्स वेरिएबल क्या जनरेट करेगा? 1। तो z कॉम्प्लीमेंट प्लस y इंटू 1, तो ये क्या रिजल्ट देगा? z कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट प्लस y। सो दिस इज द मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम भी यूज करें, मतलब इसको और कैसे लिख सकते हूं मैं? x z का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यही है सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। कि अभी पूरे पे अगर इसको मैं
पूरे पे बार लेके आना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये क्या आ गया सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम। तो चाहे ये एक्सप्रेशन गिवन हो चाहिए, ये किसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, इस बूलियन फंक्शन का। तो बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या देखा हमने, पहले z बार क्या था कॉमन आया, तो x बार प्लस z दे मिला, तो ये ऑपरेशन क्या रिजल्ट आता है 1, yz एज इट इज। तो एंड ऑपरेशन 1 के साथ कोई भी वेरिएबल होगा तो सेम वेरिएबल आएगा इंटू yz। अब यहां पे हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो y बार प्लस z बार प्लस y हुआ, z बार प्लस z हुआ, तो z बार प्लस z किसके बराबर होता है 1 के। तो 1 के साथ कोई भी वेरिएबल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सेम वेरिएबल आएगा। अब चाहे ये रिजल्ट भी बिल्कुल ट्रू है, या यहाँ पे हमने सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी तो ये रिजल्ट भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन देखना था, ये भी ट्रू है या ये ट्रू है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कैसे होगा, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी। तो ए बी कॉमन लेंगे, देखिए पूरे में से ए बी कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस ए बार सी। अब और ऑपरेशन हो रहा है 1 के साथ, तो क्या होगा, किसी भी वेरिएबल का और ऑपरेशन 1 के साथ रिजल्ट क्या आता है 1, तो ए बी एंड 1 प्लस ए बार एंड सी। तो 1 एंड ऑपरेशन 1 का, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहा है एंड ही रहा होता है, तो एंड को हम डिनोट नहीं करते जनरली डॉट। तो देखिए किसी भी वेरिएबल का एंड ऑपरेशन 1 के साथ क्या आएगा, सेम वेरिएबल आएगा ए बी, ठीक है ना। ए बी का एंड ऑपरेशन हो रहा है 1 के साथ, तो ये क्या आएगा ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, ए बी बार डॉट ए बार बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए डी मॉर्गन थ्योरम लगा, ये बार को हटाएंगे सबसे पहले, बार हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाला साइन चेंज होगा और बार इंडिविजुअल पे आ जाएगा, इस पे बार आएगा तो क्या बन जाएगा वो ए बार, ये एंड है तो क्या बन जाएगा, और इस पे बार आएगा तो एक बार ऑलरेडी है तो 2 बार बार आ गया, इस पे तो बार था ही नहीं तो इस पूरे पे थोड़ी ना था, तो ये तो डॉट एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर बार नहीं था, इनके ऊपर बार है तो ये इसके ऊपर बार आएगा, इसके ऊपर और बीच वाला साइन चेंज, तो ये क्या आ जाएगा ए बार बार, ये एंड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा और में, ये बार इस पे आएगा तो क्या बन जाएगा बी बार। अब देखिए किसी भी वेरिएबल पे 2 बार मतलब कैंसिल हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, सेम वेरिएबल बी आएगा तो ए बार प्लस बी, या फिर एंड विद ए के ऊपर 2 बार है तो 2 बार किसी भी वेरिएबल को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं सेम वेरिएबल आता है, तो इसलिए यूं याद कर लो कि 2 बार आ गए तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड ए प्लस बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बी, इसको बी एंड ए करा, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट किया, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन क्या रिजल्ट देगा हमेशा 0, तो यहां पे क्या बचेगा ए बार बी बार। अब चाहे मैं इसको ए बी लिखूं या बी ए लिखूं कोई डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए बी का रिजल्ट क्या होगा, सेम जो ए बी ए का रिजल्ट होगा, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन क्या रिजल्ट देता है 0, तो रिजल्ट क्या आ गया ए बार बी बार प्लस ए बी। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा, बूलियन ऑपरेशंस एंड और नॉट ऑपरेशन, बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, बूलियन थ्योरम्स एक ही, डी मॉर्गन थ्योरम, डुअलिटी थ्योरम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम, रिडंडेंट थ्योरम, और उसी पे बेस ये कुछ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन देखे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के कितने मेथड्स होते हैं,
कोई फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन था, इससे भी बड़े और मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो सकते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे को कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं या किस मेथड से हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसी बूलियन फंक्शन को। तो देखो लिखना नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन टेक्निक्स कर लो। मेथड्स के मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, कितने डिफरेंट टेक्निक्स हैं मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो टेक्निक्स की बात करें मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, तो फर्स्ट मेथड इज यूजिंग बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स और अ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स। ठीक है, जो अभी हमने प्रीवियस जो एग्जांपल देखे वहां पे हमने क्या करा, बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स को यूज किया। सेकंड, यूजिंग के मैप। थर्ड, यूजिंग tabulation method or which is also called as Queen-McCluskey method, Queen-McCluskey method। देखिए ये तीन मेथड्स होते हैं बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। या तो हम यूज कर सकते हैं बूलियन लॉज एंड थ्योरम को, या फिर हम यूज करते हैं के मैप से मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, या फिर टेबुलेशन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन मैकक्लस्की मेथड। लेकिन जो बेस्ट मेथड है जो सिंप्लीफाई करने का, वो हम मैनुअली, वो कौन सा मेथड होता है, के मैप से। इन तीनों में से कोई भी मेथड प्रेफर करो, जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, चाहे किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, मैनुअली सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड होता है के मैप, लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होते हैं तो के मैप बियॉन्ड 6 वेरिएबल्स के लिए, अगर 6 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो क्या होता है, के मैप यूज ही नहीं कर सकते मिनिमाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट, अगर वैसे देखें फास्टेस्ट मेथड होता है टेबुलेशन मेथड, बट अगर मैनुअली सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, बहुत ही लेंथी मेथड होता है क्वीन मैकक्लस्की मेथड, बिकॉज टेबल बनाने होते हैं बहुत सारे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या है, मैनुअली बहुत मतलब लेंथी मेथड है। लेकिन फिर भी इसको हम कहते हैं फास्टेस्ट मेथड, बिकॉज इसके कंप्यूटर प्रोग्राम्स से मिनिमाइज किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के मैप नहीं हो सकता, के मैप सिर्फ मैनुअली यूज होता है। ठीक है ना, मैनुअली मतलब हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नहीं सिंप्लीफाई कर सकता। कंप्यूटर का प्रोग्राम जो लिख सकते हैं वो टेबुलेशन मेथड से लिख सकते हैं, जो प्रोग्राम होगा वो टेबुलेशन मेथड को फॉलो कर रहा होगा अगर कंप्यूटर से सॉल्व किया जाए। अगर मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ मैनुअली के मैप ही कर सकते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी, ये 6 वेरिएबल से ऊपर को कंसीडर ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वेरिएबल्स इसी फंक्शन में 6 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसका मिनिमाइजेशन के मैप से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब किसी भी मेथड से करो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब देखिए ये तो हो गई मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये वाला पार्ट डिस्कस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे के मैप की, बट उससे पहले सोचो कि हमें किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मेरे पास कोई बड़ा फंक्शन है तो उसको मैं मिनिमाइजेशन, फर्स्ट मुझे मिनिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों चाहिए मुझे मिनिमाइजेशन। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ मिनिमाइजेशन, किसी भी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइजेशन करने से क्या मिलेगा। पहली चीज देखिए, पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था,
अगर उसको मिनिमाइज कर दूंगा, पहले 10 सर्किट लग रहे थे, अब क्या लग रहे हैं 4 सर्किट लग रहे हैं, तो 6 सर्किट सेव हो गए। यानी कि इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्किट क्या हो गया, रिड्यूस हो जाती है। तो मेन एडवांटेजेस, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्किट रिड्यूसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा था, सिंप्लीफाई करने के लिए जब दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स क्या हो गए, कम हो गए। यानी कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम हो गए तो उसमें क्या हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गई, पावर डिसिपेशन जो हो रही थी वो सेव हो गई, ठीक है, लेस पावर डिसिपेशन। सेकेंड इज लेस नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड। तो ये बात करें कि हम किसी को मिनिमाइज क्यों करें, करने से एडवांटेज क्या मिलेगा कि हम जब भी किसी फंक्शन को डिजाइन करने से पहले उस फंक्शन को हम मिनिमाइज फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि हमारे को क्या होता है, मिनिमाइजेशन से उसकी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स लगने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट सेविंग हो जाती है। एक मान लो एक लॉजिक गेट 2 रुपए का था, पहले 10 लॉजिक गेट रख रहे थे तो मेरे 20 रुपीज का एक्सपेंडिचर आ रहा था उस सर्किट को बनाने के लिए। अब मेरे पास सिर्फ 4 लॉजिक गेट यूज हो रहे हैं, तो अब मेरे पास सिर्फ कितने रुपए लग रहे हैं उस सर्किट को बनाने के लिए, 8 रुपीज। तो 12 रुपीज की सेविंग आई। तो जब नंबर ऑफ लॉजिक गेट कम यूज होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। कॉस्ट सेव होने के बाद एडवांटेज क्या आएगा, अब देखिए, पावर डिसिपेशन विल बी रिड्यूस, पावर डिसिपेशन, जो पावर डिसिपेशन का मतलब क्या है, पहले देखिए, पहले 10 लॉजिक गेट लग रहे थे, अब 4 लॉजिक गेट यूज हो रहे हैं, तो पहले जो पावर कंज्यूम कर रहे थे 10 लॉजिक गेट कर रहे थे, अब पावर कंज्यूम कर कितने करने हैं, सिर्फ 4 लॉजिक गेट, तो ओवरऑल पावर डिसिपेशन क्या हो गई, कम हो गई। सेकंड, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बिकम्स फास्ट, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज फास्टर। तो देखिए, जो स्पीड और एग्जीक्यूट करने की उस सर्किट के है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पावर डिसिपेशन कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉजिक गेट्स कम होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की रिड्यूस हो जाएगी। एक और एडवांटेज होता है, दैट इज फैन इन में रिड्यूस। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब समझाते हैं, फैन इन में रिड्यूस। अब ये फैन इन क्या होता है, फैन इन, ये देखना, फैन इन, दिस फैन इन मीनिंग, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक इनपुट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ लॉजिक गेट। कोई भी एक लॉजिक गेट में मैक्सिमम हम कितने इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, उसका फैन इन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ लॉजिक गेट, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ऑपरेशन। तो देखिए मान लो पहले एक लॉजिक गेट में 4 थे, अब हो सकता है कि एक लॉजिक गेट में अब क्या जा रहे हो, 2 जा रहे हो या 3 जा रहे हो, तो इसको कहते हैं फैन इन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, उसके लॉजिक गेट के इनपुट्स क्या हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसका भी एडवांटेज क्या आता है, जब हम बात करें लॉजिक फैमिलीज में, वहां बात करेंगे फैन इन और फैन आउट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फैन इन का मतलब जितने पहले किसी लॉजिक गेट में 4 इनपुट्स थे, अब कितने हो गए, किसी लॉजिक गेट में 2 ही इनपुट्स रह गए, तो फैन इन क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एडवांटेज देखी कि किसी भी बूलियन फंक्शन को, मतलब किसी भी सर्किट को डिजाइन करने से पहले उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमाइज एक्सप्रेस फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमाइज फॉर्म में करने के लिए हमारे पास कितनी टेक्निक्स होती हैं, 3 टेक्निक्स होती हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, बूलियन लॉज एंड थ्योरम से देखा है, ऑपरेशन देखे, लॉज देखे एंड थ्योरम देखे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।